नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं और एक डरावनी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है। अगर मुझे पता होता कि हिमाचल के उन घने जंगलों में उस रात क्या होने वाला है, तो मैं शायद अपने पैरों को तोड़ देता, लेकिन उस ट्रिप पर कभी नहीं जाता। विक्रम और अंजलि मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। उनका परिवार मेरे लिए अपने परिवार जैसा था। जब विक्रम ने ब्लैक रिवर कैंपिंग का प्लान बनाया, तो मैंने सोचा था कि ये शहर की भीड़भाड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल होंगे। विक्रम, उसकी पत्नी अंजलि, उनकी 10 साल की बेटी रिया और 7 साल का छोटा बेटा आर्यन, हम सब एक साथ थे। जंगल घना था, इतना घना कि दोपहर में भी सूरज की रोशनी जमीन को बमुश्किल ही छू पाती थी। हवा में चीड़ के पेड़ों और गीली मिट्टी की एक अजीब सी महक थी। हम अपनी कार को मुख्य सड़क पर छोड़कर करीब 2 घंटे से पैदल चल रहे थे। हमारा लक्ष्य नदी के किनारे वो जगह थी जिसे स्थानीय लोग अंधेरा मोड़ कहते थे। अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे हम नदी के करीब जा रहे थे, जंगल की सामान्य आवाज़ें, पक्षियों का चहचहाना, कीड़ों की आवाज़ें सब गायब होती जा रही थीं। वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, एक भारी दम घोटने वाला सन्नाटा। कितनी दूर है और विक्रम? अंजलि ने अपनी सांसों को संभालते हुए पूछा। विक्रम ने जीपीएस की ओर देखा और मुस्कुराया। बस पहुंच गए, उस ढलान के नीचे ही नदी है। मैंने सुना है वहाँ का पानी कांच जैसा साफ है। काश वो गलत होता, काश वो पानी सिर्फ पानी होता। जैसे ही हम ढलान से नीचे उतरे, हमारे सामने नदी थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी ब्रोशर में दिखाई गई थी। पानी नीला या हरा नहीं था, वो काला था, गहरा स्याह काला, जैसे किसी ने पिघला हुआ कोयला बहा दिया हो। पानी का बहाव तेज था, लेकिन उसमें कोई आवाज़ नहीं थी। लहरें किनारों से टकरा रही थीं, लेकिन बिना किसी शोर के। ये दृश्य ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमने नदी से थोड़ी दूर एक समतल जगह पर तंबू गाड़ने का फैसला किया। आर्यन और रिया उत्साहित थे। बच्चे हमेशा निडर होते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया की क्रूरता का अंदाज़ा नहीं होता। आर्यन अपनी छोटी लाल गेंद के साथ खेल रहा था और रिया अंजलि की मदद कर रही थी। विक्रम और मैं अलाव यानी बॉनफायर के लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे। शाम ढलने लगी थी। जंगल का अंधेरा अब गहरा हो रहा था। अचानक एक छोटी सी घटना ने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आर्यन की गेंद लुढ़कते हुए नदी की ओर चली गई। आर्यन रुक जाओ, मैंने चिल्लाया, क्योंकि मैं नदी के किनारे की फिसलन को देख सकता था। लेकिन वो बच्चा था, उसने सुना अनसुना कर दिया। वो गेंद के पीछे भागा। नदी का किनारा काई से ढका हुआ था। जैसे ही आर्यन झुका, उसका पैर फिसला। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक भारी छपाक की आवाज़ आई। वो स्याह काले पानी में गिर गया। आर्यन! अंजलि की चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। मैं और विक्रम दौड़े। विक्रम मुझसे आगे था। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी जैकेट उतारी भी नहीं और सीधे उस उफनती काली नदी में छलांग लगा दी। विक्रम नहीं! मैं चिल्लाया, लेकिन वो पानी के अंदर जा चुका था। मैं किनारे पर खड़ा हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। अंजलि मेरे पीछे आ गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रिया रो रही थी। हम पानी की सतह को देख रहे थे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। पानी शांत था, बहुत ही शांत। वे ऊपर क्यों नहीं आ रहे? अंजलि फुसफुसाई, उसकी आवाज़ में दहशत थी। तभी पानी की सतह पर हलचल हुई। कुछ बुलबुले उठे और फिर एक छोटा सर पानी से बाहर आया। वो आर्यन था, लेकिन वो जिस तरह से बाहर आया था वो सामान्य नहीं था। वो किसी घबराए हुए बच्चे की तरह हाथ पैर नहीं मार रहा था। वो तैर रहा था, बिल्कुल शांत, एक मरे हुए लट्ठे की तरह पानी के बहाव को काटता हुआ किनारे की तरफ आ रहा था। मैं आगे बढ़ा और उसे खींचकर बाहर निकाला। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। विक्रम, विक्रम कहाँ है? मैंने पानी की ओर देखते हुए चिल्लाया। नदी शांत थी। विक्रम का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मैंने टॉर्च की रोशनी पानी पर मारी, लेकिन वो काली सतह रोशनी को निगल रही थी। विक्रम गायब हो चुका था, जैसे नदी ने उसे सोख लिया हो। अंजलि पागलों की तरह आर्यन की तरफ लपकी। मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? वो रो रही थी। विक्रम कहाँ है? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आर्यन कुछ नहीं बोला, वो बस खड़ा था। उसके कपड़े पानी से तरबतर थे। उसके बालों से काला पानी टपक रहा था।
उसका सर झुका हुआ था। अंजलि ने उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जैसे ही उसकी हथेलियों ने उसके भीगे गालों और बाजुओं को छुआ, एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। आह! अंजलि एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गई। वो जमीन पर गिर पड़ी, अपने हाथों को हवा में लहरा रही थी। ये क्या है? मेरे हाथ जल रहे हैं। मैं दौड़कर उसके पास गया और टॉर्च की रोशनी उसके हाथों पर डाली। मेरा दिल मेरे गले में आ गया। अंजलि की हथेलियों की त्वचा बुरी तरह झुलस गई थी, जैसे उसने किसी खौलते हुए तेजाब या लाल गर्म लोहे को छू लिया हो। बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे और मांस लाल हो गया था। ये कैसे हुआ? मैं चिल्लाया। मैंने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, और फिर उसने धीरे से अपना सर उठाया। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और मैं अपनी जगह जम गया। वो आर्यन था, लेकिन वो आर्यन नहीं था। उसकी शक्ल वही थी, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिल्कुल उस नदी के पानी की तरह। और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर, न रोना, न अपने पिता के खोने का गम, बस एक ठंडा अमानवीय खालीपन। मम्मा, आर्यन ने कहा, लेकिन वो आवाज़, वो 7 साल के बच्चे की आवाज़ नहीं थी। वो भारी, खुरदुरी और गीली थी, जैसे कोई पानी के नीचे से बोल रहा हो। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? अंजलि दर्द से कराह रही थी, लेकिन अपने बच्चे का चेहरा देखकर उसका दर्द खौफ में बदल गया। रोहन, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आर्यन नहीं है। वो सिसकते हुए पीछे खिसकने लगी। हमें वहां से निकलना था। विक्रम का पता नहीं था, अंजलि के हाथ बेकार हो चुके थे और आर्यन, वो जो भी था वो खतरनाक लग रहा था। हमें 4 तक जाना होगा। मैंने रिया को अपनी गोद में उठाया और अंजलि को सहारा देकर खड़ा किया। विक्रम को हम बाद में ढूंढेंगे, अभी हमें मेडिकल हेल्प चाहिए। मैंने आर्यन की तरफ देखा। चलो आर्यन। उसने मुझे देखा। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, डरावनी मुस्कान तैर गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारे पीछे चलने लगा। जंगल अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। हमारे पास केवल एक टॉर्च थी। रास्ता मुश्किल था और हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन सबसे डरावनी आवाज हमारे पीछे थी। आर्यन के चलने की आवाज। उसके जूतों से चप चप की आवाज आ रही थी, जैसे वो अब भी पानी के अंदर चल रहा हो। चलते चलते अंजलि ने मेरे कान में फुसफुसाया, रोहन, उसके कपड़े, ध्यान से देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन के कपड़े अभी भी वैसे ही गीले थे जैसे वो नदी से निकला था। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं सूखी थी। और वो पानी, वो जमीन पर नहीं टपक रहा था, वो उसके शरीर के चारों ओर एक काली आभा की तरह चिपका हुआ था। अचानक रिया, जो अब तक चुप थी, बोली, अंकल, भैया कुछ बोल रहे हैं। क्या? मैंने पूछा। वो कह रहे हैं कि पापा को ठंड लग रही है और वो चाहते हैं कि हम भी उनके पास आ जाएं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रुककर आर्यन की तरफ टॉर्च घुमाई। वो हमसे 10 कदम पीछे खड़ा था। आर्यन, आगे आओ, मैंने कड़ाई से कहा। वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपना हाथ उठाया और जंगल के घने अंधेरे की ओर इशारा किया। पापा वहां हैं, उसने उसी अजीब भारी आवाज में कहा। वो हमें बुला रहे हैं। बकवास बंद करो, मैं चिल्लाया, हालांकि मैं अंदर से कांप रहा था। तभी हमारी टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी। बैटरी पूरी थी, फिर भी रोशनी कम ज्यादा होने लगी। रोहन, मुझे डर लग रहा है। अंजलि रोने लगी। उसके हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा था। जब मैंने उसे छुआ तो मुझे गर्मी महसूस नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खींची जा रही है। वो तेजाब नहीं है रोहन, वो कुछ और है। हम रास्ता भटक गए थे। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। हम गोल गोल घूम रहे थे और हर बार हम उसी नदी के पास पहुंच रहे थे, बस थोड़ी अलग जगह पर। थक कर हम एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। अंजलि की हालत खराब थी। जहर या जो भी वो था, उसके हाथों से ऊपर उसकी बाजुओं तक फैल रहा था। उसकी नसें काली पड़ रही थीं। आर्यन हमारे सामने कुछ दूरी पर एक पेड़ के तने से टेक लगाकर खड़ा था। वो हमें घूर रहा था। उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम्हें पता है उस नदी में क्या है? आर्यन बोला। इस बार उसकी आवाज में एक से ज्यादा आवाजें मिली हुई थी, एक बच्चे की, एक आदमी की और एक किसी बूढ़े की। मैं चुप रहा, अपनी पकड़ में एक भारी पत्थर दबाए हुए। भूख, आर्यन ने कहा, सदियों पुरानी भूख। पापा ने उसे भरने की कोशिश की, लेकिन एक जान काफी नहीं थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। दूर रहो, मैंने पत्थर उठाकर चेतावनी दी। वो हंसा, एक सूखी बेजान हंसी।
तुम मुझे मार नहीं सकते रोहन अंकल, मैं तो बस एक होल हूं, असली मैं तो अभी भी पानी में हूं। तभी मुझे समझ आया, विक्रम ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाई थी। उसने शायद आर्यन को ऊपर धक्का दिया होगा, लेकिन उस नदी की चीज ने आर्यन की आत्मा को बाहर निकाल फेंका था और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था, या शायद इससे भी बुरा। रिया, अपनी मां को पकड़ो और मेरे पीछे रहो, मैंने कहा। आर्यन ने छलांग लगाई। वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह चारों हाथ पैरों पर दौड़ता हुआ आया। मैंने पत्थर से उस पर वार किया, लेकिन वो बहुत तेज था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मेरी कलाई को छुआ, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी हड्डी पर सुलगता हुआ कोयला रख दिया हो। आह! मैं चीखा और उसे धक्का दिया। वो पीछे जा गिरा, लेकिन तुरंत खड़ा हो गया। मेरी कलाई पर अब वही काले फफूले थे जो अंजलि के हाथों पर थे। ये आग नहीं थी, ये सड़न थी। उसका स्पर्श समय को तेज कर रहा था, हमारे मांस को तुरंत सड़ा रहा था। तुम्हें जाना होगा अंजलि, मैंने दर्द से कराहते हुए कहा। ये आर्यन नहीं है, भागो। लेकिन अंजलि नहीं भागी। वो उठी और आर्यन की तरफ बढ़ी। ये मेरा बेटा है, वो बुदबुदाई। अगर उसके अंदर कोई शैतान भी है तो भी शरीर मेरे बेटे का है। आर्यन मुस्कुराया। आओ मम्मा, पापा इंतजार कर रहे हैं। अंजलि ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन उसने नहीं सुना। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसका पूरा शरीर धुआं देने लगा। वो चीख रही थी, लेकिन वो हट नहीं रही थी। और फिर आर्यन पिघलने लगा। नहीं, वो पिघल नहीं रहा था, वो पानी बन रहा था, काला बदबूदार पानी। वो अंजलि के ऊपर फैल गया, उसे ढक लिया। अंजलि की चीखें पानी की गड़गड़ाहट में दब गईं। देखते ही देखते अंजलि और वो चीज जमीन पर एक काले पानी के पोखर में बदल गईं। सिर्फ रिया और मैं बचे थे। मैं रिया को उठाकर बेतहाशा भागा। मेरे हाथ में असहनीय दर्द था, लेकिन अंजलि की वो भयानक मौत मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। हम भागते रहे जब तक कि हमें सड़क की रोशनी नहीं दिखी। हम कार तक पहुंचे। मैंने कांपते हाथों से चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही हेडलाइट्स जली, मैंने सामने जो देखा उसने मेरी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। कार के बोनट पर विक्रम बैठा था। वो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी जो आर्यन के चेहरे पर थी। और उसकी गोद में आर्यन बैठा था, सही सलामत, सूखा हुआ। हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते रोहन, विक्रम बोला। उसकी आवाज़ अब हजारों लोगों की मिलीजुली आवाज़ जैसी थी। मैंने गाड़ी बैक की, लेकिन पीछे का रास्ता भी बंद था। पेड़ों के बीच से अंधेरे से दर्जनों आकृतियां निकल रही थीं। वो सब भीगे हुए थे, वो सब काली आंखों वाले थे, वो सब उस नदी के शिकार थे। तब मुझे समझ आया, वो नदी वो सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक कब्रिस्तान था। और आर्यन का गिरना कोई हादसा नहीं था, वो एक निमंत्रण था। विक्रम ने अपनी जान देकर आर्यन को नहीं बचाया था। नदी ने आर्यन को चारा बनाकर भेजा था ताकि वो हम सबको ले सके। विक्रम बोनट से नीचे उतरा और मेरी खिड़की की तरफ आया। उसने कांच पर अपना हाथ रखा। कांच चरराहट के साथ पिघलने लगा। दरवाज़ा खोलो रोहन, विक्रम बोला। पानी बहुत सुकून देता है, यहाँ कोई दर्द नहीं है। मैंने रिया की तरफ देखा। वो सदमे में थी, अपनी गुड़िया को सीने से लगाए। मेरी कलाई का मांस गलकर हड्डी तक पहुंच चुका था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने रिया के कान में कहा, आंखें बंद कर लो बेटा, और जो भी हो उन्हें खोलना मत। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर रखा। मेरा इरादा उन्हें कुचलकर निकलने का था, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, विक्रम हिला नहीं। गाड़ी उससे टकराई, लेकिन किसी ठोस चीज से टकराने की आवाज़ नहीं आई। वो पानी की तरह बिखर कर कार के इंजन में, रेडिएटर में, हर जगह घुस गया। गाड़ी बंद हो गई, धुआं निकलने लगा। अब हम चारों तरफ से घिर गए थे। काली आकृतियां कार के करीब आ रही थीं। खिड़कियों पर उनके गीले हाथ थपकी दे रहे थे, जिससे कांच धीरे धीरे गल रहा था। मैंने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। मैं ये रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन के वॉइस नोट्स में कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई ये फ़ोन ढूंढे और जान सके कि यहाँ क्या हुआ था। कांच अब टूटने वाला है। एक हाथ अंदर आ चुका है। मुझे ठंड महसूस हो रही है, बहुत ठंड और जलन। रिया चिल्ला रही है, रुको, वो विक्रम नहीं है, वो तो अंजलि है। उसका चेहरा आधा गल चुका है। वो मुस्कुरा रही है। आ जाओ रोहन, परिवार पूरा होना चाहिए। पानी कार के अंदर भर रहा है। ये गीला नहीं है, ये जल रहा है। ये
पुलिस को ये फोन जंगल के किनारे खड़ी एक लावारिस कार में मिला था। कार पूरी तरह से जंग खा चुकी थी, जैसे वो वहां दशकों से खड़ी हो, जबकि वो केवल 2 दिन पुरानी थी। कार के अंदर कोई नहीं था, ना कोई खून, ना कोई लड़ाई के निशान। केवल सीटों पर और डैशबोर्ड पर एक अजीब सा काला चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था, जिसका केमिकल विश्लेषण आज तक कोई लैब नहीं कर पाई। नदी आज भी वहां बहती है, शांत और काली, और स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस की रात को अगर आप ध्यान से सुने तो आपको नदी के अंदर से एक परिवार के हंसने की आवाजें आती हैं। लेकिन वो हंसी, वो खुशी की हंसी नहीं होती। घड़ी की सुइयां रात के 2:45 बजा रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी लग रही थी मानो आसमान खुद किसी दर्द से कराह रहा हो। मेरे फ्लैट की बड़ी कांच की खिड़की पर बारिश की बूंदें ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई बाहर से अंदर आने की बेताब कोशिश कर रहा हो। मैं, आर्यन, अपने लिविंग रूम के सोफे पर पसरा हुआ था। दिन भर की थकान हड्डियों में बैठ गई थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। ये अनिद्रा यानी इंसोम्निया पिछले कुछ हफ्तों से मेरा पीछा कर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे कोई साया किसी का पीछा करता है। घर में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने एसी की हल्की हमिंग आवाज भी शोर जैसी लग रही थी। अकेलेपन को काटने के लिए मैंने टीवी का रिमोट उठाया। मेरा इरादा बस कुछ भी बेतुका देखकर सो जाने का था। मैंने स्ट्रीमिंग ऐप खोला और स्क्रॉल करना शुरू किया। वही पुरानी कॉमेडी फिल्में, वही घिसे पिटे एक्शन थ्रिलर, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरा ध्यान खींच सके। तभी मेरी नज़र स्क्रीन के एक कोने में छिपे एक अजीब से पोस्टर पर पड़ी। उसका थंबनेल बिल्कुल काला था, जिस पर कोई शीर्षक या अभिनेताओं का नाम नहीं था, बस एक धुंधली सी आकृति बनी हुई थी। जिज्ञासावश मैंने उस पर क्लिक किया। फिल्म का नाम स्क्रीन पर उभरा, प्रतिबिंब। विवरण में कुछ नहीं लिखा था, सिवाय एक लाइन के, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस दोहराई जाती हैं। मैंने सोचा कि शायद ये कोई नई आर्ट हाउस हॉरर फिल्म होगी। मैंने प्ले का बटन दबा दिया। मुझे नहीं पता था कि ये बटन सिर्फ फिल्म चालू करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी वास्तविकता को हमेशा के लिए बंद करने के लिए था। फिल्म की शुरुआत बिना किसी क्रेडिट या संगीत के हुई। स्क्रीन पर एक पुराना दानेदार दृश्य दिखाई दिया। ये 90 के दशक के किसी होम वीडियो जैसा लग रहा था। दृश्य में एक छोटा सा शहर दिखाई दे रहा था, पहाड़ी रास्ता, देवदार के पेड़ और हल्का कोहरा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो जगह, वो नैनीताल थी, और सिर्फ नैनीताल नहीं, वो ठीक वही रास्ता था जहां मेरा बचपन का घर हुआ करता था। मैंने खुद को समझाया, आर्यन, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। नैनीताल में हजारों फिल्मों की शूटिंग होती है। लेकिन फिर कैमरा एक घर के गेट की ओर घूमा। लोहे का वो पुराना जंग लगा गेट, जिस पर विला नंबर 4 लिखा था। ये मेरा घर था। मेरे हाथ से विस्की का गिलास लगभग छूटते छूटते बचा। ये कैसे संभव था? क्या ये कोई डॉक्यूमेंट्री थी? तभी स्क्रीन पर एक छोटा लड़का साइकिल चलाते हुए आया। उसने लाल रंग की स्वेटर पहनी थी और उसकी साइकिल के अगले पहिए पर एक ताश का पत्ता लगा था, जो चलते हुए फट-फट की आवाज करता था। वो लड़का, वो कोई बाल कलाकार नहीं था, वो मैं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद है वो स्वेटर, मेरी माँ ने बुना था। मुझे याद है वो साइकिल, और मुझे याद है वो दिन जब मैं उस साइकिल से गिरकर अपने घुटने पर चोट लगा बैठा था। जैसे ही मैंने ये सोचा, फिल्म में वो लड़का एक पत्थर से टकराया और गिर पड़ा। वो अपने घुटने को पकड़कर रोने लगा। मैं सन्न रह गया। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये मेरी यादें थी। लेकिन इसे रिकॉर्ड कौन कर रहा था? उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था। सड़क खाली थी, तो कैमरा कहाँ था? कैमरा उस लड़के के चेहरे के इतना करीब जूम हुआ कि मुझे उसकी यानी मेरी आंखों में डर दिखाई देने लगा। वो डर गिरने का नहीं था, वो डर कैमरे के पीछे खड़े व्यक्ति को देखने का था। मैंने टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा था। मैंने बैटरियां निकालकर फेंकी, फिर भी फिल्म चलती रही। मैंने प्लग खींचना चाहा, लेकिन मेरा शरीर जैसे सोफे से चिपक गया था। एक अदृश्य शक्ति ने मुझे जकड़ लिया था। मुझे ये देखना ही था। फिल्म आगे बढ़ी, दृश्य बदल गया। अब वो लड़का बड़ा हो चुका था। ये मेरे कॉलेज के दिन थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस। मैं अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन फिल्म का एंगल अजीब था। ये किसी दोस्त के नज़रिए से शूट नहीं किया गया था, बल्कि ये दूर झाड़ियों के पीछे से, कभी क्लासरूम की खिड़की के बाहर से, कभी मेरे हॉस्टल के रूम के वेंटिलेशन से।
हर सीन में मैं था, मेरा पहला प्यार, मेरा पहला ब्रेकअप, मेरी पहली नौकरी का इंटरव्यू, और हर सीन में मैं अकेला महसूस करता था, जबकि स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कोई हमेशा मेरे साथ था, कोई मुझे देख रहा था। मेरा गला सूखने लगा, पसीना मेरे माथे से बहकर आंखों में जा रहा था। ये कौन था जो मेरी पूरी जिंदगी पर नजर रखे हुए था? और ये फुटेज अब मेरे टीवी पर कैसे चल रहा था? क्या ये कोई प्रैंक था? क्या मेरे दोस्तों ने डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके कोई मजाक किया था? लेकिन डीप फेक अभिभावनाओं की नकल नहीं कर सकता। स्क्रीन पर उस आर्यन की आंखों में वही खालीपन था जो मैं बरसों से महसूस कर रहा था। फिल्म अब तेजी से आगे बढ़ने लगी। मेरी शादी जो कभी हो नहीं पाई, मेरे माता पिता की मौत का वो मंजर जब मैं अस्पताल के गलियारे में रो रहा था। कैमरा उस वक्त मेरे ठीक पीछे था, मेरे कंधे के ऊपर से झांक रहा था। मुझे याद आया उस रात अस्पताल में मुझे लगा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा था तो वहाँ कोई नहीं था। अब फिल्म में मैं देख रहा था कि मेरे मुड़ने से ठीक 1 सेकंड पहले एक काली छाया दीवार में विलीन हो गई थी। अचानक फिल्म का रंग बदल गया। अब दृश्य दानेदार नहीं थे, अब ये हाई डेफिनेशन था, बिल्कुल साफ। और ये दृश्य इसी कमरे का था। मेरी सांसें अटक गईं। टीवी स्क्रीन पर मेरा ही लिविंग रूम दिखाई दे रहा था। वही सोफा, वही पेंटिंग, वही खिड़की जिस पर बारिश टकरा रही थी, और सोफे पर एक आदमी बैठा था। वो आदमी मैं था। उसने वही कपड़े पहने थे जो मैंने अभी पहने हैं। उसके हाथ में वही खाली गिलास था जो मेरे हाथ में है। ये रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये लाइव था। कैमरा मुझे दिखा रहा था। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। कौन है वहां? मैं चिल्लाया। मेरी आवाज कांप रही थी। सामने आओ। टीवी स्क्रीन पर आर्यन भी चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन आवाज टीवी के स्पीकर से नहीं, बल्कि मेरे अपने गले से गूंजी। समय, टाइम लैग बिल्कुल नहीं था। मैं जो कर रहा था स्क्रीन पर वही हो रहा था, लेकिन कैमरा कहाँ था? एंगल देखकर लग रहा था कि कैमरा टीवी के ठीक सामने रखा है, लेकिन टीवी के सामने तो बस खाली टेबल थी। फिर मुझे एहसास हुआ, कैमरा टीवी के अंदर नहीं था, कैमरा मेरी आंखों के पीछे नहीं था। कैमरा वो नजरिया था जिससे कोई तीसरा व्यक्ति मुझे देख रहा था। फिर स्क्रीन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर बैठे आर्यन के पीछे रसोई के अंधेरे कोने में एक आकृति हिल रही थी, एक लंबा काला साया। लेकिन जब मैंने हकीकत में पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। मैं वापस स्क्रीन की ओर मुड़ा। स्क्रीन पर वो साया धीरे धीरे सोफे की ओर बढ़ रहा था, मेरे यानी आर्यन के ठीक पीछे। ये सच नहीं है, मैं बुदबुदाया, ये ग्राफिक्स है। लेकिन स्क्रीन पर उस साए ने अपना हाथ उठाया, एक लंबा सड़ा गला हाथ, और उसने आर्यन यानी मेरे कंधे पर रखा। मुझे अपने कंधे पर कुछ महसूस नहीं हुआ, कोई स्पर्श नहीं, कोई ठंडक नहीं। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। देखा, ये नकली है, मैंने खुद से कहा। अगर वो सच होता तो मुझे महसूस होता। तभी फिल्म में एक कट लगा, दृश्य बदल गया। अब स्क्रीन पर मेरा लिविंग रूम नहीं था, अब स्क्रीन पर बारिश में भीगी हुई एक सड़क थी। रात का समय, कार के वाइपर तेजी से चल रहे थे। ये आज शाम का दृश्य था। मैं आज शाम को ऑफिस से ड्राइव करके घर आ रहा था। मुझे याद है कि बारिश बहुत तेज थी और विजिबिलिटी बहुत कम। फिल्म में कैमरा डैशबोर्ड पर लगा था। मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे चेहरे पर तनाव था। फोन की घंटी बज रही थी। मैं फोन उठाने के लिए झुका, बस 1 सेकंड के लिए मेरी नजर सड़क से हटी। धड़ाम, एक जोरदार आवाज। कार किसी चीज से टकराई और फिसलती हुई डिवाइडर से जा भिड़ी। स्क्रीन काली हो गई। मैं सोफे पर बैठा कांप रहा था। मुझे ये याद क्यों नहीं है? मुझे याद है कि मैं घर आया था, मैंने कपड़े बदले थे, मैंने ड्रिंक बनाई थी। मुझे कोई एक्सीडेंट याद क्यों नहीं आ रहा? स्क्रीन पर फिर से रोशनी आई। अब कैमरा सड़क पर था। मेरी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर की सीट में धंस गया था। कांच के टुकड़े हर जगह बिखरे थे और ड्राइवर की सीट पर एक लाश पड़ी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। कांच का एक बड़ा टुकड़ा उसके गले के आर पार हो गया था। उसकी आंखें खुली थीं, जो बिना किसी भाव के आकाश की ओर देख रही थीं। वो चेहरा मेरा था। नहीं, मैं फुसफुसाया, ये असंभव है। मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा। मुझे धड़कन महसूस होनी चाहिए थी, तेज घबराई हुई धड़कन, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सन्नाटा। मेरे सीने के अंदर एक भयानक सन्नाटा था। न दिल की धड़कन, न सांसों का चलना।
मैंने अपनी कलाई की नब्ज टटोली। कुछ नहीं। मेरा दिमाग चकराने लगा। यादें कोहरे की तरह साफ होने लगी। हाँ, वो एक्सीडेंट, वो ट्रक जो अचानक सामने आ गया था, वो दर्द जो बस एक पल के लिए हुआ था और फिर सुन्न हो गया। उसके बाद मैं कार से बाहर निकला था। मैंने अपनी कार को देखा था, लेकिन मुझे लगा कि बस मामूली खरोच आई है। मैं बारिश में पैदल चलकर घर आया था। मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मुझे थकान नहीं लग रही थी। मुझे लगा था कि ये सब शौक की वजह से है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं कार से कभी बाहर नहीं निकला था। मेरा शरीर अभी भी उस हाईवे पर, उस मलबे में फंसा हुआ था। जो घर आया था वो मैं नहीं था, वो सिर्फ मेरी चेतना थी, मेरी आत्मा जो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि खेल खत्म हो चुका है। मेरी नज़र वापस टीवी स्क्रीन पर गई। अब फिल्म अपने अंतिम चरण में थी। स्क्रीन पर फिर से मेरा लिविंग रूम था। सोफे पर मैं बैठा था, लेकिन अब मैं खुद को वैसे देख रहा था जैसे मैं वास्तव में था। स्क्रीन पर सोफे पर कोई इंसान नहीं बैठा था। वहाँ एक धुंधली पारदर्शी आकृति बैठी थी। उसका गला कटा हुआ था, जिससे अब खून नहीं बह रहा था, बल्कि एक काली धुआं निकल रहा था। और सबसे भयानक बात ये नहीं थी कि मैं मर चुका था। सबसे भयानक बात वो थी जो स्क्रीन पर अब दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर उस धुंधली आकृति यानी मेरी आत्मा के चारों ओर कई और आकृतियां खड़ी थीं। वो इंसान नहीं थीं। उनके चेहरे विकृत थे, उनकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। वो मुझे घेर कर खड़े थे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेरता है। वो पूरे समय यहीं थे। जब मैं टीवी देख रहा था, जब मैं डर रहा था, वे मेरे ठीक बगल में खड़े होकर मेरा तमाशा देख रहे थे। वो इंतज़ार कर रहे थे। वो मेरे इस एहसास का इंतज़ार कर रहे थे। फिल्म में उनमें से एक आकृति मेरे यानी आत्मा के कान के पास झुकी और मुस्कुराई। उसी पल मेरे लिविंग रूम में मेरे ठीक कान के पास एक ठंडी सड़ी हुई सांस महसूस हुई। एक भारी खुरदुरी आवाज़ ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब तुम्हें समझ आ गया आर्यन। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। टीवी स्क्रीन पर फिल्म का आखिरी सीन चल रहा था। उसमें दिखाया गया कि वो पारदर्शी आकृति चीखने की कोशिश कर रही है और वो काली परछाइयाँ उस पर झपट पड़ती हैं। टीवी अचानक बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। लेकिन वो अंधेरा खाली नहीं था। अंधेरे में मेरे चारों तरफ से हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। वे आवाज़ें पास आती जा रही थीं। अब मुझे समझ आया कि वो फिल्म मेरे जीवन की कहानी नहीं थी, वो मेरा ऑडिशन टेप था और मेरा चयन हो चुका था। नर्क कोई जगह नहीं थी जहां आप मरने के बाद जाते हैं। नर्क वो पल है जब आपको पता चलता है कि आप मर चुके हैं और आप अकेले नहीं हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन हंसी की आवाज़ें और तेज़ हो गईं और फिर मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। एक ऐसा हाथ जो बर्फ से भी ठंडा था। चलो, उस आवाज़ ने अंधेरे में कहा, शो अभी शुरू हुआ है। ये कहानी देवगढ़ के घने जंगलों की है, जहां सन्नाटा भी शोर मचाता है। मैं राघव पेशे से एक पत्रकार हूं, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ एक पड़ोसी और एक इंसान के नाते उस बच्ची की तलाश में था। देवगढ़ की वादियों में शाम ढलते ही एक अजीब सा खौफ पसर जाता है। वो मंगलवार की शाम थी जब 7 साल की पीहू अचानक गायब हो गई। पूरा गांव जो अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहता था, अचानक चीख पुकार और मशालों की रोशनी से भर गया। पीहू के माता पिता मिस्टर और मिसेस खन्ना बदहवास थे। राघव भाई, मेरी पीहू वो फॉरेस्ट की तरफ गई थी, खन्ना साहब ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। उनकी आंखों में जो डर था उसने मेरे अंदर भी कंपकंपी पैदा कर दी। देवगढ़ का वो जंगल जिसे स्थानीय लोग काल वन कहते हैं, वहां दिन में जाने से भी लोग कतराते थे। हमने तय किया कि हम एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। पुलिस को खबर कर दी गई थी, लेकिन गांव वालों को पता था कि अगर पीहू उस जंगल के अंदर है तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। जंगल की गहराइयां। करीब 50 लोग हाथ में टॉर्च और लाठियां लेकर जंगल में दाखिल हुए। मैं सबसे आगे वाले ग्रुप में था। जंगल की हवा ठंडी थी और पेड़ों की सरसराहट ऐसी लग रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। पीहू पीहू की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। करीब 3 घंटे की तलाशी के बाद हमें पीहू का छोटा सा लाल रिबन एक झाड़ी पर अटका हुआ मिला। वो रास्ता उस गुफा की तरफ जाता था जिसे यहाँ के लोग अंधियारी खो कहते हैं। वो गुफा सदियों पुरानी थी। कहते हैं कि वहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, और अगर आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन एक 7 साल की बच्ची के लिए हम किसी भी खतरे से लड़ने को तैयार थे। वो गुफा और वो भयानक मंजर। जैसे जैसे हम गुफा के करीब पहुंचे, तापमान गिरने लगा। मेरी टॉर्च की रोशनी गुफा के मुहाने पर पड़ी। वहां कुछ पैरों के निशान थे,
छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान। मिसेस खन्ना चीखीं, पीहू, मेरी बच्ची अंदर है। हम सब दौड़कर अंदर घुसे। गुफा के अंदर एक अजीब सी महक थी, जैसे सड़े हुए मांस और पुराने मोगरे के फूलों का मिश्रण हो। अंदर की दीवारें गीली थीं और उनसे काला पानी रिस रहा था। गुफा के बिल्कुल बीचों बीच एक पत्थर के चबूतरे पर वो बैठी थी। पीहू, खन्ना साहब चिल्लाए और उसकी तरफ भागे। पीहू वहीं बैठी थी, बिल्कुल शांत। वो अपनी फ्रॉक ठीक कर रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और अप्राकृतिक मुस्कान थी। वो ऐसी मुस्कान नहीं थी जो एक 7 साल की डरी हुई बच्ची के चेहरे पर होनी चाहिए। वो मुस्कान डरावनी थी। जैसे ही खन्ना साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो धीरे से मुड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं, कोई पुतली नहीं, कोई काला घेरा नहीं, सिर्फ दूधिया सफ़ेद रंग। वो हमें देख नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो हमारे पार देख रही है। बेटा, पीहू, तुम ठीक हो? मैंने थरथराती आवाज़ में पूछा। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आ रहे हैं राघव अंकल, वो सबको लेने आ रहे हैं। उसकी आवाज़ पीहू की नहीं थी, वो किसी पुरानी फटी हुई टेप रिकॉर्डर जैसी भारी और गूंजती हुई आवाज़ थी। हैरानी की बात यह थी कि पीहू ने कोई विरोध नहीं किया। वो शांति से अपने पिता की गोद में बैठ गई। गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन मेरा पत्रकार वाला दिमाग शांत नहीं था। मैंने गौर किया कि पीहू के पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे। वो पिता की गोद में भारी महसूस नहीं हो रही थी। अगले 2 दिन देवगढ़ में शांति रही, लेकिन वो तूफान से पहले वाली शांति थी। पीहू की आंखों की सफ़ेदी डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। उन्होंने इसे शौक का नाम दिया, लेकिन मैं जानता था कि बात कुछ और है। तीसरे दिन की रात मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। बाहर मिस्टर खन्ना खड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। राघव, वो पीहू नहीं है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। क्या मतलब? वो सोती नहीं है। पूरी रात वो बिस्तर पर बैठकर दीवार को देखती रहती है। और आज मैंने उसे रसोई में कच्चा मांस खाते देखा। उसकी आंखों से अब खून जैसा पानी निकलता है। मैं तुरंत उनके घर पहुंचा। पीहू अपने कमरे में थी। जब मैंने झांक कर देखा तो वो हवा में करीब 2 फीट ऊपर तैर रही थी और दीवार पर कुछ खुरच रही थी। रोशनी करने पर देखा तो वो गांव के हर एक आदमी का नाम लिख रही थी, लाल रंग से। गांव वालों ने तय किया कि पीहू पर किसी प्रेत का साया है और उसे एक तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। लेकिन मैं कुछ और ही देख रहा था। मैंने उन नामों को गौर से देखा जो पीहू ने दीवार पर लिखे थे। वो सिर्फ नाम नहीं थे, वे तारीखें थीं। हर नाम के आगे एक तारीख और समय लिखा था। मेरे नाम के आगे लिखा था 7 जनवरी रात 11:45 पर। आज 7 जनवरी थी। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। अचानक पीहू कमरे से बाहर आई। उसकी सफ़ेद आंखें अब चमक रही थीं। उसने मेरी तरफ देखा और एक ठंडी हंसी हंसी। राघव, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो पहले ही मर चुके हो। पूरा कमरा घूमने लगा। खन्ना साहब, गांव वाले, यहाँ तक कि पुलिस, सब धुंधले होने लगे। अचानक मुझे याद आया, उस रात जंगल में जब हम गुफा की तरफ भाग रहे थे, मेरा पैर फिसला था और मैं गहरी खाई में गिर गया था। मुझे अपना सिर एक पत्थर से टकराता हुआ महसूस हुआ था, लेकिन फिर मैं उठ खड़ा हुआ था और सर्च पार्टी में शामिल हो गया था। नहीं, ये सच नहीं है, मैं चिल्लाया। पीहू ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फीला ठंडा था। हम सब उस गुफा का हिस्सा हैं राघव। उस गुफा ने पीहू को नहीं पकड़ा था। पीहू ने हमें वहां बुलाया था ताकि हम उस दूसरी दुनिया की सीमा पार कर सकें। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सोफे पर मेरा शरीर पड़ा था, जिसे गांव वाले जगाने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर खन्ना मुझे झंझोड़कर कह रहे थे, राघव भाई, आंखें खोलो। सच्चाई ये थी कि वो बच्ची कभी गायब नहीं हुई थी। वो जंगल की रक्षक थी, एक प्राचीन शक्ति। वो हमें उस गुफा में इसलिए ले गई थी क्योंकि गांव में एक महामारी फैलने वाली थी और वो हमें उस दूसरी दुनिया में ले जाकर बचाना चाहती थी। लेकिन वो बचाव मौत के जरिए ही संभव था। अब मैं उस गुफा के मुहाने पर खड़ा था, पीहू का हाथ पकड़े हुए। मेरी आंखें भी अब पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं। गांव के नीचे अब आग की लपटें उठ रही थीं। वो महामारी आ चुकी थी। हम सब अब उस गुफा के अंदर थे। बाहर की दुनिया के लिए हम गायब थे या मृत थे, लेकिन यहाँ उस अंधेरी खो के अंदर हम पीहू के साथ हमेशा के लिए सुरक्षित थे। वो मुस्कुरा रही थी और अब उसकी मुस्कान मुझे डरावनी नहीं लग रही थी, वो शांति दे रही थी। आज भी देवगढ़ के लोग उस जंगल की तरफ नहीं जाते। वे कहते हैं कि अमावस की रात को गुफा से कई लोगों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। लोग कहते हैं कि पीहू और उसके साथ गए 50 लोग आज भी वहाँ रहते हैं। अगर कभी आप देवगढ़ के जंगलों में जाएं और आपको एक छोटी लड़की लाल रिबन के साथ दिखे तो भागिएगा मत, क्योंकि अगर उसने आपको चुन लिया है तो आप भाग नहीं पाएंगे। आपकी आंखें भी वैसी ही सफ़ेद हो जाएंगी जैसी मेरी हैं। मेरा नाम आरव शर्मा है। मैं एक पत्रकार हूँ। असल में था, जब तक उस रात ने मेरी जिंदगी को कहानी नहीं बना दिया। आज 3 साल हो चुके हैं।
पर उस एक रात की गूंज अब भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। पानी के थपेड़ों की आवाज़, किसी के चिल्लाने की चीखें और वो सन्नाटा जो उसके बाद छा गया था। वो गर्मियों की शुरुआत का समय था। मेरी पत्नी मीरा, मेरी बेटी आर्या और मेरा छोटा बेटा रुद्र, हम सब ने मिलकर फैसला किया कि इस बार वीकेंड शहर से दूर पहाड़ियों में बिताया जाए। मीरा को हमेशा से प्रकृति पसंद थी और मैं, जो रोज़ अखबार की अंधेरी सच्चाइयाँ लिखता था, चाहता था कि 2 दिन के लिए बस पेड़ों, झरनों और हवा की आवाज़ सुनी जाए। हमने एक छोटा सा कैंप लगाया नदी के किनारे, जिसे गांव वाले काली नदी कहते थे। कहते थे इस नदी की गहराई का कोई अंत नहीं है और रात में इसमें कुछ और भी बहता है जो पानी नहीं होता। मैंने इस पर हंसकर टाल दिया। गांव वाले तो हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, मीरा ने कहा था। हाँ, और यही बातें अखबारों में खबर बन जाती हैं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। शाम को हम चारों नदी किनारे टहल रहे थे। आसमान पर नारंगी रंग फैल चुका था। आर्या फूल तोड़ रही थी और रुद्र पत्थरों से पानी में छप छप खेल रहा था। वो हंस रहा था और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, मासूम, निश्चल। रुद्र, ज्यादा आगे मत जा, मीरा ने चिल्लाया। पर इससे पहले कि वो पीछे हटता, उसके पैर फिसल गए। एक हल्की सी चीख और वो पानी में जा गिरा। मेरा दिल जैसे रुक गया। बिना कुछ सोचे मैं पानी में कूद गया। पानी ठंडा था, पर डर उससे भी ठंडा। मैं गोते लगाता उसका नाम पुकारता रहा, रुद्र, रुद्र। अंधेरे पानी में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाथों से टटोलता रहा पर कुछ नहीं मिला। तभी अचानक सतह पर कुछ हलचल हुई और मैंने देखा रुद्र खुद तैरकर ऊपर आ गया था। मैंने चैन की सांस ली, पर तभी मेरा पैर किसी चीज में उलझ गया। नीचे कीचड़ जैसा कुछ नहीं था, वो कुछ ठोस था, जैसे किसी का हाथ। एक झटका लगा और मेरा शरीर नीचे खिंचने लगा। मैंने पूरी ताकत से पैर छुड़ाने की कोशिश की और फिर कुछ नहीं। जब मेरी आंखें खुली, मैं नदी किनारे था। शरीर ठंडा, सांसें धीमी। मीरा और आर्या मेरे पास बैठी थीं। दोनों की आंखों में आंसू थे। तुम बच गए, मीरा फुसफुसाई। मैंने चारों ओर देखा, रुद्र कहाँ है? तभी मैंने उसे देखा, मीरा की गोद में, पानी में भीगा हुआ, कांपता हुआ। पर कुछ अजीब था। उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखें गहरी, बहुत गहरी, जैसे भीतर कुछ और झांक रहा हो। पप्पा, उसने कहा, पर आवाज भारी थी, किसी और की। मैंने समझा शायद डर के कारण ऐसा हो। पर जब मीरा ने उसे गले लगाने की कोशिश की, उसने एक चीख मारी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी हथेलियों पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने आग से जला दिया हो। ये जल गया, वो रोते हुए बोली। मैंने रुद्र की ओर देखा। वो अब भी शांत बैठा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए हमें देख रही थीं। हमने तय किया कि सुबह गांव लौटेंगे। उस रात मीरा और आर्या तंबू में सो गईं। मैं बाहर आग के पास था। रुद्र मेरे सामने चुपचाप बैठा था। बेटा, क्या हुआ था नीचे? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, वही अजीब मुस्कान। पप्पा, नीचे बहुत अच्छा था। वहाँ अंधेरा है, लेकिन डर नहीं लगता। उसके शब्दों से ठंडी लहर मेरी रीढ़ में उतर गई। वहाँ कौन था? वो बोला, वो लोग जो डूब गए थे। उन्होंने कहा कि अब मैं उनका हिस्सा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा शायद ट्रॉमा है, सुबह डॉक्टर को दिखाएंगे। पर जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं होने लगीं। आग खुद ब खुद बुझ गई। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई। और फिर नदी से आवाज आई, किसी के रोने की। मीरा घबराकर बाहर आई। सुना तुमने? मैंने सिर हिलाया। आर्या भी बाहर आई, बोली, माँ, रुद्र कहाँ है? हमने चारों ओर देखा, वो वहां नहीं था। हम टॉर्च लेकर नदी की ओर भागे। पानी शांत था, पर बीच में लहरें उठ रही थीं, जैसे वहां कोई खड़ा हो। रुद्र, मीरा चिल्लाई। तभी पानी में से एक आकृति उभरी, बिल्कुल रुद्र जैसी, लेकिन उसका चेहरा पानी से बना था। आंखें चमक रही थीं। मीरा आगे बढ़ी। बेटा, मैंने उसे रोका। मीरा, मत छूना। पर उसने नहीं सुना। उसने जैसे ही उसे छुआ, उसकी चीख गूंज उठी और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ धुएं की तरह जल रहे थे। मैंने देखा, वो रुद्र धीरे धीरे पीछे पानी में समा गया। जब मीरा बेहोश पड़ी थी, मैंने रुद्र को फिर से देखा। अब वो हमारे तंबू के पास खड़ा था, बिल्कुल सूखा, जैसे कभी पानी में गया ही नहीं था। पप्पा, उसने कहा, माँ को मत जगाना, वो अब मुझे नहीं पहचान पाएगी अब। मैंने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर मेरी उंगलियों में भी जलन हुई। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया।
मैं रुद्र हूँ, लेकिन वो भी हूँ जो नीचे रहता है। अब हम अलग नहीं हैं। मैं पीछे हट गया। उसने आगे कहा, पप्पा, वो आपको भी बुला रहे हैं। नीचे बहुत सन्नाटा है, पर सुकून भी है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे पानी के नीचे से सैकड़ों फुसफुसाहटें उठ रही हों। आओ, नीचे आओ। मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। आर्या डर से कांप रही थी। मैंने फैसला किया कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो रात कभी ख़त्म नहीं हुई। आसमान काला था, बिना तारे, बिना चांद के। घड़ी में 3 बज रहे थे, पर अंधेरा वैसा ही था। मैं बाहर आया। नदी अब और करीब लग रही थी, जैसे हमारे तंबू तक रेंग आई हो। रुद्र फिर दिखाई दिया। वही स्थिर चेहरा, वही ठंडी नज़र। पप्पा, अब देर हो रही है। मैंने पूछा, क्या देर? आपका समय हो गया। तभी मीरा बाहर लड़खड़ाती हुई आई। आरव, वो अब हमारा बेटा नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मीरा, भागो। पर उसने कहा, नहीं, अब हम सबको नीचे जाना होगा। वो इंतज़ार कर रहे हैं। मीरा की आंखें अब वैसी नहीं थीं, गहरी, काली, खाली। मैंने पीछे देखा, आर्या गायब थी। तंबू के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चप्पल थी जो पानी में भीगी थी। मैं भागा नदी के किनारे तक। पानी में 3 परछाइयाँ थीं, मीरा, आर्या और रुद्र। वे तीनों मुस्कुरा रहे थे, हाथ फैलाए हुए। पप्पा, अब तुम भी आओ। आवाज़ मीरा की थी, पर गूंज रुद्र की थी। मैंने आंखें बंद की। एक पल को सब शांत हो गया। जब फिर जागा तो खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने कहा, आप 3 दिन से बेहोश थे। बाकी परिवार का कुछ पता नहीं चला। नदी में सिर्फ आपका शरीर मिला था। मैंने पुलिस को सब बताया, पर उन्होंने कहा कि नदी में कुछ नहीं है, शायद बह गए हों। पर मुझे पता था वो बह नहीं गए। वो अब भी वहाँ हैं, नीचे अंधेरे में। कभी कभी रात में जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो वही आवाज़ें लौट आती हैं। पप्पा, अब नीचे बहुत सन्नाटा है, बस आप ही बाकी हैं। और जब मैं आईने में देखता हूँ, मेरा प्रतिबिंब मुझे मुस्कुराता है, पर उसकी आंखें अब मेरी नहीं रहीं। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।